चलो बेटा शांत, शुरू करें। देखिए आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। आज ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, गिफ्ट का ट्रीटमेंट कैसे करना और गिफ्ट बोलते किसको है। ठीक है, तो देखो लॉ मेकर ने क्या बोला कि जो आपका गिफ्ट है ना ये टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में। कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। तो गिफ्ट जो है ये टैक्सेबल कहां होता है बेटा? तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसे, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो गिफ्ट टैक्सेबल कहां होता है? अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। गिफ्ट टैक्सेबल कहां होगा? अदर सोर्स में। अब अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग से गिफ्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मनी का गिफ्ट, एक है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट और एक है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गिफ्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मूवेबल, इमूवेबल और मनी का गिफ्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। मनी में 3 बातें हैं। मनी या तो कैश में मिल रहा होगा, या तो चेक में मिल रहा होगा, या तो ड्राफ्ट में मिल रहा होगा। कैश, चेक और ड्राफ्ट। ठीक है, अब आ जाओ मूवेबल प्रॉपर्टी में ओनली जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है बस यही, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट में नहीं आएगा। कौन से केस में? मूवेबल। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मूवेबल प्रॉपर्टी में ओनली इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी है। अब देखो प्रॉपर्टी में क्या क्या लिखा हुआ है। शेयर्स एंड सिक्योरिटी। शेयर्स में क्या आ गया? इक्विटी और प्रेफरेंस। और सिक्योरिटी में क्या आ गया? डिबेंचर, बॉन्ड्स। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें, शेयर्स और सिक्योरिटी। ज्वेलरी, बुलियन। बुलियन समझते हो क्या होता है? बुलियन क्या होता है? बुलियन का मतलब होता है बेटा ये बिस्किट्स, गोल्ड की बिस्किट हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बुलियन। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन मतलब एंटिक पीसेस। उसके बाद है ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। एक बात मुझे बताओ, एनी वर्क ऑफ आर्ट में क्या आएगा? आजकल देखते हो आप बहुत सारे लोग आर्टिकल मार्केट में बिकती रहती है जिसमें वुड के ऊपर एक डिजाइन कटिंग होता है। जैसे वुड के ऊपर लाफिंग बुद्धा का वो डिजाइन कटिंग होता है। ऐसे ही बहुत, उसको बेटा हिंदी में बोलते हैं नक्काशी, मतलब किसी चीज को प्रिंट करना लकड़ी के ऊपर। ठीक है, तो लॉ मेकर ने क्या बोला? ये सारी चीजें किसकी डेफिनेशन में आती है? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कब माना जाएगा वो हम बाद में समझेंगे। समझ में आ रहा? हमने क्या बोला? मनी गिफ्ट कब माना जाएगा? जब आपका कैश के फॉर्म में होगा, चेक के फॉर्म में होगा, ड्राफ्ट के फॉर्म में होगा। लेकिन क्या कैश, चेक और ड्राफ्ट गिफ्ट कब माना जाएगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि मनी में क्या चीज लेनी है? कैश लेना है, चेक लेना है, ड्राफ्ट लेना है। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या लेना है? बोलो, रटोगे इसको। क्या लेना है? शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या लेना है? लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। तीनों का डिफरेंस लास्ट क्लास में समझाया था एचपी में। लैंड, वेकेंट प्लॉट, वो क्या कहलाती है? लैंड। बिल्डिंग, 4 दीवारी और ऊपर छत, वो क्या कहलाएगा? बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब लैंड अटैच्ड विथ बिल्डिंग, लैंड अटैच्ड विथ बिल्डिंग। याद रहेगा? तो हमने क्या पढ़ा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में गिफ्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको बेटा टोटल 5 कैटेगरी बना दूंगा। अभी ये टोटल कितने कैटेगरी में आ जाएगा? 5 कैटेगरी। अब ध्यान से सुनो, लॉ मेकर क्या बोला? मनी में हमने कैश, चेक और ड्राफ्ट को दिया है। अब एक बात बताओ, इंडिया में पैर छूने का मतलब ही क्या है? पैर छूने का मतलब ही क्या है? रिस्पेक्ट ना बेटा, पैसा। पैर छूने का मतलब क्या है? पैसा। वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हम, इस उम्मीद में छू रहे हैं कि जितना हम कमर को बैंड कर रहे हैं उतना वो भी जेब के अंदर हाथ डाले और अच्छी अच्छी नोट निकाले। पिंक निकाले तो बहुत अच्छी बात है, पिंक निकाले तो बहुत अच्छी बात है। ब्राउन ग्रे निकला तो भी ठीक है, लेकिन ये अगर ये रेड ऑरेंज कलर की निकली 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली, वो बहुत गलत है। 2000 निकालो, 500 निकालो भाई तो ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है भाई, इंडिया के अंदर में मनी जो होता है वो जनरली कैश के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में और ड्राफ्ट के फॉर्म में होगा।
अब ये चीज गिफ्ट कब माना जाएगा? जब विदाउट कंसिडरेशन होगा। एक बात मुझे बताओ, मैं सौरभ के बर्थडे पार्टी में गया और मैंने सौरभ को क्या बोला, सौरभ ये पकड़ो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट 5 करोड़, करेक्ट है, और उधर से क्या बोला, तुम मुझे 2 करोड़ दे दो। वो क्या बोलेगा, सर आप आए ही क्यों हो, किसने बुलाया आपको, और आए भी तो ऐसी हरकत कर रहे हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है, कैश जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा बेटा, विदाउट कंसिडरेशन। कैश में कंसिडरेशन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो कैश, चेक और ड्राफ्ट क्या होगा, विदाउट कंसिडरेशन। अब क्या बोल रहा है कि बेटा सौरभ ये बता, पूरे साल में तुझे कितना कैश मिला, चेक मिला या ड्राफ्ट मिला, पूरे साल में। अगर पूरे साल में तुझे एक्सेस ऑफ 50,000 मिला तो ये गिफ्ट है, तो ये गिफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब डिपार्टमेंट भी क्या बोल रहा है, ठीक है भाई अब तुझसे रिलेटिव मिलने के लिए आ रहे हैं, अब अगर मान लो रिलेटिव 100 रुपया तुझे दे के जा रहे हैं और मैं पहुंच जाऊं कि भाई टैक्स दे दे, तो कितना बुरा लगेगा। ठीक है, 50,000 तक तो पूरे साल में एक्सेप्ट कर, 50,000 तक एक्सेप्ट कर, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मान लो सौरभ को पूरे रिलेटिव से 50,000 मिला, अभी तक क्या होगा, टैक्स फ्री। मुझे पता चला कि सौरभ को कितना मिला है, 50,000। मैंने क्या बोला, सौरभ ये पकड़ो 1 रुपया मेरी तरफ से। क्या हो गया बेटा, 50,000 1 रुपया। अब ये 50,000 1 रुपया इंटायर टैक्सेबल। अब ये नहीं बोलोगे कि सर 50,000 तो आपने एग्जम्प्ट बोला था ना, मैं क्या बोल रहा हूं, 50,000 तक अगर तुझे गिफ्ट मिल रहा है तो ठीक है, टैक्स फ्री। और जैसे 50,000 से 25 पैसा भी ज्यादा हो गया ना, तो क्या लगा दूंगा उसके ऊपर, टैक्स, वो भी इंटायर अमाउंट के ऊपर। मान लो तुझे गिफ्ट मिला 75,000 का, तो क्या बोलोगे, इंटायर 75,000 इन टैक्सेबल। सर गिफ्ट मिला 49,000 का, इंटायर 49,000 इज एग्जम्प्ट। सर गिफ्ट मिला 50,000 50 रुपीज का, इंटायर 50,000 50 रुपीज इज टैक्सेबल। समझा? सर सगुन के तौर पे 1 रुपया मिला, ऐसे सगुन वालों को भगा देना, बोलना चाहिए नहीं, तो कसम खा ले कि इससे ज्यादा दूंगा नहीं। समझ में आया? सगुन भी यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करोगे, सगुन एक्सेप्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई, वेरी सिंपल। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी। दोबारा रिपीट करो, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या लेना, आप लोग बोलो, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, करेक्ट है। अब लॉ मेकर ने क्या बोला, ये जो चीजें होती है ना, ये चीजों में 2 बातें पॉसिबल है, एक तो है विदाउट कंसिडरेशन और एक है इनएडिकेट कंसिडरेशन। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब है मैंने किसी को मान लो ज्वेलरी दिया और मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने किसी को ज्वेलरी दिया और मैंने कुछ लिया नहीं, तो दिस इज कॉल्ड विदाउट कंसिडरेशन। इनएडिकेट का मतलब क्या है, मैंने ज्वेलरी दिया लेकिन पैसे भी लिए, रिटर्न में कुछ तो लिया लेकिन किसने कम लिया, तो बोला कि जब बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी हो ना, तो तुझे कंसीडर किसको करना है, मार्केट वैल्यू को। कंसीडर किसको करना है, मार्केट वैल्यू को। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके ऊपर बेटा बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम देखेंगे, ध्यान से। हमने क्या बोला, विदाउट कंसिडरेशन, ध्यान से सुनना। मान लो बेटा 2006 में मैंने गोल्ड खरीदा था जिसकी उस टाइम कॉस्ट थी 20,000। कॉस्ट कितनी थी, 20,000 रुपए। कब खरीदा था मैंने, 2006 में, करेक्ट है। इसके बाद ये गोल्ड जो है बेटा मैंने प्रियंका के बर्थडे में उसको गिफ्ट दे दिया, करेक्ट है। प्रियंका के बर्थडे में उसको क्या कर दिया बेटा, ये गोल्ड गिफ्ट दे दिया। जिस गिफ्ट कब दिया, तो मान लो 2021 में उसका जब बर्थडे आया तब मैंने ये गोल्ड गिफ्ट कर दिया। उस टाइम बेटा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी 20,000 की, वो थी 20 लाख। कितना, 20 लाख। ध्यान से दोबारा बोल रहा हूं बेटा, मैं 20,000 का गोल्ड मैंने 2006 में परचेज किया था, गिफ्ट कब दे रहा हूं, 2021 में। उस टाइम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 20 लाख रुपए। अब मैंने प्रियंका को ये गोल्ड दिया और रिटर्न में उससे कुछ नहीं लिया, तो ये कैसा हो गया, विदाउट कंसिडरेशन। अब आप मुझे बताओ, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं, क्योंकि 20,000 की गोल्ड थी बेटा, 20,000 देखा जाए तो 50,000 से कम है, क्यों लगेगा। अब मैंने क्या बोला, इन एक्सेस ऑफ 50,000 होगा तो ही लगेगा ना, अभी तो ये 50,000 से कम है ना। लेकिन लॉ मेकर क्या बोल रहा है, ये तो बेटा तेरी 6 की वैल्यू थी ना, मैंने क्या बोला है,
फेयर मार्केट वैल्यू। कब तू गिफ्ट दे रहा है? 2021 में। उस टाइम तेरी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 20 लाख ना, जो 50,000 से इंटायर 20 लाख के ऊपर प्रियंका को क्या देना पड़ जाएगा? टैक्स। आ रही है बातें समझ में? क्लियर हुआ? तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब तूने खरीदा वो मत देख, जब तुम गिफ्ट दे रहे हो उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू आपको देखनी है। समझ में आ गया? तो बताओ, विदाउट कंसिडरेशन में कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? तो सिंपल क्या देखना है, जब गिफ्ट दिया जा रहा है उस टाइम अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो इंटायर जो भी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल। क्लियर हो गया यहां तक? पक्का सबको समझ में आ गया? चलो, तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा? विदाउट कंसिडरेशन। अब हम बात करेंगे किसकी? विथ इनएडिकेट कंसिडरेशन की। इनएडिकेट कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि मैंने आपसे पैसा तो लिया लेकिन मार्केट वैल्यू से कम लिया। ठीक है, चलो सुनना आप ध्यान से, सेम एग्जांपल कैरी ऑन करेंगे। 2009 में मैंने कोई ज्वेलरी खरीदी थी बेटा 1 लाख की। 2009 में मैंने ज्वेलरी खरीदी थी कितने की? 1 लाख की। अब ध्यान से देखना बेटा, ये ज्वेलरी मैं सेल कर रहा हूं। ये ज्वेलरी मैं क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं। कब सेल कर रहा हूं? 2021 में सेल कर रहा हूं। ठीक है, 2021 में इस ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू हो चुकी है बेटा 20 लाख। 2021 में मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 20 लाख। मैं जिसको भी सेल कर रहा हूं, मान लो वो कोई मिस्टर बी है, मिस्टर बी को मैं ये ज्वेलरी सेल कर रहा हूं। मिस्टर बी को क्या बोला? ठीक है भाई, तू मेरा खास है, ये मैं तुझे 17 लाख में दे दूंगा। कितने में? 17 लाख में ये तुम्हें मैं दे दूंगा। करेक्ट है? देखो ध्यान से देखना, 2009 में कितने में खरीदी थी? 1 लाख में। 2021 में इसकी मार्केट वैल्यू कितनी? 20 लाख। और बेटा मिस्टर बी को मैंने यही ज्वेलरी कितने में बेच दी? 17 लाख में। करेक्ट है? तो मुझे बताओ कितने का बेनिफिट हुआ मिस्टर बी को? 3 लाख का। अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि ये जो तेरा डिफरेंस है ना फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल प्राइस में, अगर ये डिफरेंस जो है 50,000 से ज्यादा है तो इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। अब मुझे बताओ, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 लाख ना। क्या 50,000 से ज्यादा होता है 3 लाख? है ना? तो हम क्या बोलेंगे? इंटायर 3 लाख इज टैक्सेबल। आ रही है बातें समझ में? तो आपको देखना क्या है, जब आप विदाउट कंसिडरेशन लोगे तो डिफरेंस नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है? उस दिन की मार्केट वैल्यू कितनी है। किस दिन की? जिस दिन तुम गिफ्ट दे रहे हो। अगर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर तेरा इनएडिकेट कंसिडरेशन है, मतलब तू किसी को सेल भी कर रहा है ना और कम भाव में सेल कर रहा है, तो डिपार्टमेंट उसको क्या मान लेगा? गिफ्ट। डिपार्टमेंट उसको क्या मान लेगा? गिफ्ट। और यहां पे हमेशा याद रखना, मोबाइल प्रॉपर्टी में क्वेश्चन में कितना भी तुझे कंफ्यूज करे, स्टैंप वैल्यू लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तुझे सिर्फ क्या लेना? मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। करेक्ट है? तो देखो, इनएडिकेट कंसिडरेशन में करना क्या है? तुमने जब खरीदा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बता तू गिफ्ट कब दे रहा है, और जिस दिन तू गिफ्ट दे रहा है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है और तू कितने में दे रहा है। समझ में आ रहा? अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने से ज्यादा है? 50,000 से ज्यादा है तो इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। समझ में आ गया? पक्का? तो मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी क्लियर हो गया अच्छे से? चलो फटाफट एक बार यहां से रिपीट करो। हमने क्या बोला? गिफ्ट में पहला काइंड क्या होता है? मनी का। मनी में क्या मिल सकता है? कैश, चेक और ड्राफ्ट। और ये ऑलवेज क्या होता है बेटा? विदाउट कंसिडरेशन। ऑलवेज क्या होगा? विदाउट कंसिडरेशन। कितने से ज्यादा? 50,000 से ज्यादा। कितने साल में? पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अभी अपन का फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 21-22। 21-22 में अगर मुझे कैश मिला है कितने से ज्यादा? 50,000 से ज्यादा, मैं इंटायर अमाउंट के ऊपर क्या दूंगा? टैक्स दूंगा। कौन से हेड में दूंगा? अदर सोर्स में। कौन से हेड में दूंगा? अदर सोर्स में। अगर हम नंबर की बात करें तो ये कौन से नंबर का हेड है? 5वें नंबर का हेड है, सबसे लास्ट। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या बोलो? शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बुलियंस, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। पता है इसको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं कैपिटल एसेट। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल एसेट। तो अगर तुम्हारा विदाउट कंसिडरेशन है तो मार्केट वैल्यू कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 50,000 से ज्यादा। तो क्या ज्यादा वाला अमाउंट टैक्सेबल करेंगे या पूरा? पूरा। इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर इनएडिकेट कंसिडरेशन होगा तो
डिफरेंस, डिफरेंस कितने से ज्यादा होना चाहिए? 50,000। सर किस चीज का डिफरेंस? तो क्या बोलोगे? एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस। एक्चुअल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितने से ज्यादा हो बेटा? 50,000 से। ठीक है, तो यहां पे जो बेटा मैंने 50,000 लिखा है, यहां पे क्या लिख रहा हूं? डिफरेंस। सौरभ देखो तो ये लिख रहा हूं जो आ रहा है डिफरेंस। किसका डिफरेंस बेटा? एक्चुअल कंसिडरेशन माइनस क्या कर रहा है? फेयर मार्केट वैल्यू, माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये डिफरेंस बेटा क्या होना चाहिए? 50,000 से ज्यादा। ये डिफरेंस क्या होना चाहिए? 50,000 से ज्यादा। आई बातें समझ में? अब इन दोनों में कोई डाउट नहीं? पक्का? चलिए, अब जो बता रहा हूं ना, बहुत शिद्दत से आधे घंटे तक आराम से सुनना। पहले अमेंडमेंट जो भी आया है, जितने भी टेक्निकल पॉइंट है, वो अपन को कहां पे, और यहां पे अपन चोरी करना भी सीखेंगे। चलिए, किसकी बात हम कर रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें? लैंड, बोलो, लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। याद रहेगा? लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी अगर तुझे मिल रहा है तो वो गिफ्ट के डेफिनेशन में नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। दूसरे लॉ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? इनकम टैक्स की। करेक्ट है? अब ध्यान से, यहां पे लॉ मेकर ने क्या बोला कि ये 3 चीजें या तो कैसे मिलेगा बेटा? विदाउट कंसिडरेशन, या तो इनएडिकेट। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, यहां पे तूने कौन सी वैल्यू पकड़ी थी? फेयर मार्केट वैल्यू। यहां पे तुझे पकड़ना है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। क्या पकड़ना है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। आप बोलोगे अमित सर बाकी बातें बाद में, पहले ये बताओ एसडीवी होता क्या है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होता है बेटा? ये वो वैल्यू होता है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। किस चीज के लिए बेटा? कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग से कितनी होनी चाहिए। और ये वैल्यू एवरी ईयर बेटा बढ़ती है, घटने का तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कभी कोई चीज कम करेगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये जो लालच होता है ना कि आप हमें जितवा दो, हम ये कर देंगे, कुछ भी नहीं बेटा, वो जस्ट जीतने का एक लालच होता है। कभी नहीं गवर्नमेंट इसको कम कर सकती, कभी नहीं। ये हमेशा ऑलवेज क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं? विदाउट कंसिडरेशन। मैं क्या बोल रहा हूं? विदाउट कंसिडरेशन। अगर मान लो, अच्छा एक बात बताओ, ये जितनी बातें पढ़ रहे हैं, हम जनरली ऐसा झोल किसके साथ करते हैं? रिलेटिव के साथ। नॉन रिलेटिव के साथ करेंगे क्या? नहीं ना। नॉन रिलेटिव को जनरली गिफ्ट देने का मन करता है क्या? रिलेटिव को 100%। क्यों? क्योंकि रिलेटिव को इसलिए गिफ्ट देने का मन करता है क्योंकि हम देंगे तो उधर से भी आएगा ही आएगा। लालच होती है बेटा, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। तो डिपार्टमेंट ने किसको पकड़ा है? ओनली गिव एंड टेक रिलेशनशिप को पकड़ा। ठीक है, अब ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है बेटा? विदाउट कंसिडरेशन। अब अगर कोई लैंड या बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग आपको कैसे मिल रहा है? विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, अगेन सेम बातें यहां पे करेंगे। मान लो 2006 में मैंने कोई लैंड परचेज किया था जो 2 लाख का था। ठीक है, आज वही लैंड मैं गिफ्ट कर रहा हूं अभिषेक के बर्थडे में। ठीक है, आज डेट कौन सा है बेटा? 30 ना? 31 है। 31 दिसंबर 2021। आजकल इंसान को डेट भी नहीं याद रहता है। देखो ध्यान से, ध्यान से इधर देखो, 31 दिसंबर 2021 को मान लेते हैं अभिषेक का क्या है बेटा? बर्थडे। करेक्ट है? बोल दो सारे उसको हैप्पी बर्थडे। तो 31 दिसंबर 2021 को क्या है बेटा? उसका बर्थडे है। आज उसका बर्थडे है। मैंने क्या बोला कि बेटा ये जो क्लास वाली बिल्डिंग है ना, ये मैंने खरीद रखी है। फ्लैट जो है मेरा है, जो मैंने 2006 में खरीदा था 2 लाख में। आज से ये क्लास मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूं। आज इसकी मार्केट वैल्यू है बेटा 2 करोड़। मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 करोड़। मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? 2 करोड़। करेक्ट है? अब ध्यान से, ये तो मार्केट वैल्यू है बेटा 2 करोड़। ये मार्केट वैल्यू है क्या? 2 करोड़। लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अपन ने यहां पे क्या लिखा है? कौन सा वैल्यू लेना है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ये कितना है बेटा? 1 करोड़ 70 लाख है।
कितना है 1,70,00,000, 1,70,00,000, ठीक है। आगे की कॉन्सिक्वेंसेस बाद में। अभी कोई बच्चा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि अमित सर आपके लॉ के अकॉर्डिंग आपने कौन सी वैल्यू लेने को बोला है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। डिपार्टमेंट कौन से लॉ को वैल्यू बोल रहा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो अभिषेक के लिए कौन सी वैल्यू हम लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी 1,70,00,000। सर इसकी मार्केट वैल्यू तो 2 करोड़, डिपार्टमेंट को तो नुकसान हो रहा है 30 लाख का, है कि नहीं। अगर डिपार्टमेंट ने यहां भी लिखा होता मार्केट वैल्यू तो 2 करोड़ के ऊपर कौन टैक्स देता, अभिषेक। अभी वो कितने के ऊपर देगा, सिर्फ 1,70,00,000। इसका कॉन्सिक्वेंसेस बाद में डील करेंगे। अभी के लिए लॉ के अकॉर्डिंग से अभिषेक के हैंड में वैल्यू कितना होगा, 1,70,00,000। अब बताओ क्या ये 1,70,00,000 50,000 से ज्यादा है क्या, हाँ सर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो पूरा 1,70,00,000 विल बी टैक्सेबल, 1,70,00,000 विल बी टैक्सेबल। इतनी बातें समझ में आ गई। डिफरेंसेस क्या है 170 और इनके बीच का 30 लाख का डिफरेंस है, उसका क्या करना है वो सब बातें बाद में। इतना समझ में आया। सीधा तुम्हें क्या देखना है, जिस टाइम तुम गिफ्ट दे रहा है उस टाइम उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है। यहां पे अपन को फेयर मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। बाकी फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के जो बीच का डिफरेंस है उसका क्या करना है थोड़ी देर में बताता हूं। कितना समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा इनएडिकेट कंसिडरेशन। अगेन अब लॉ मेकर यहां पे अगेन एक बात बोल रहा है कि इनएडिकेट कंसिडरेशन में तुझे क्या देखना है, डिफरेंस। क्या देखना है बेटा, डिफरेंस। किसका डिफरेंस देखना है, तो सिंपल एक्चुअल कंसिडरेशन माइनस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस। माइनस क्यों देखेंगे बेटा, और हाँ एक्चुअल कंसिडरेशन माइनस, सीधा लिखता हूं डिफरेंस। एक्चुअल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू का क्या लिखना बेटा, डिफरेंस। और यहां पे क्या देखेंगे, एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का क्या देखेंगे, डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस कितने से ज्यादा हो, 50,000 से ज्यादा, ठीक है, तो हमारा क्या माना जाएगा, वो गिफ्ट। करेक्ट। सेम एग्जांपल को कैरी ऑन करो। 2006 में लैंड कितने की थी बेटा, 2 लाख की। उसको मैंने गिफ्ट कब दिया, 31 दिसंबर को। उस टाइम उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 करोड़, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 170। मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 2 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 170। लेकिन मैंने अभिषेक को गिफ्ट नहीं दिया, मैंने अभिषेक को डिस्काउंट में सेल किया। मान लो मैंने अभिषेक को दे दिया 150 में, कितने में, 1,50,00,000 में। अब हमें डिफरेंस किसका निकालना है, तो एक्चुअल कंसिडरेशन 1,50,00,000 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बेटा 20 लाख का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, यस, एंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल, एंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से एक बात सुनना, हमेशा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा क्या होती है बेटा, मार्केट वैल्यू, ऑलवेज। आप चेक कर लेना, आज भी जाओ चेक करना किसी प्रॉपर्टी का आज के दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और उसी प्रॉपर्टी का क्या चेक करना, मार्केट वैल्यू। ऑलवेज बेटा मार्केट वैल्यू क्या होगा, हायर, ये रूल है। ऑलवेज मार्केट वैल्यू क्या होगा, हायर। क्यों, गवर्नमेंट बोल रहा भाई ये फ्लैट 30 में बेचना है, ठीक, गवर्नमेंट ने कितनी वैल्यू रखी, 30। मैं 30 में चाहूंगा बेचना, मैं तो आज की वैल्यू पकड़ूंगा ना, 60, 70, 80, 90 जो भी होगा, करेक्ट है। तो हमेशा बेटा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो डिपार्टमेंट ने यहां पे 2 अलग अलग रूल्स बनाए, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये पूरा मैं रफ कर रहा हूं, देखो अभी हम सिर्फ बात करेंगे बेटा किसकी, इमूवेबल वाले की। बहुत चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलो हम सिर्फ डिस्कशन किसका कर रहे हैं बेटा, इनएडिकेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन में, ठीक है। ध्यान से सुनो, डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि सर अगर तुम्हारा जो डिफरेंस अमाउंट है वो कितना है, 10%, 10% है। क्या है बेटा, डिफरेंस अमाउंट कितना है, 10% है। इसको मैं एग्जांपल समझाता हूं तो आपको लिटरली ये समझ में आएगा। मान लो 2006 में मैंने कोई लैंड परचेज किया था जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए थी, ठीक है। इसी लैंड को 2021 में मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है। जिस टाइम सेल कर रहा हूं उस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बेटा 20 लाख है। मार्केट वैल्यू कितना है, 20 लाख है, करेक्ट है।
उस टाइम इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है बेटा? 19 लाख है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 18 लाख है। कितना है बेटा? 18 लाख है। ठीक है, और मैंने जो इसको सेल किया है, एक्चुअल कंसिडरेशन जो मैंने लिया वो 21 लाख मान लो मैंने लिया, मार्केट वैल्यू से ज्यादा ही लिया। पॉसिबिलिटी है नहीं है? हो सकता है कि मार्केट वैल्यू से मुझे ज्यादा में प्रॉपर्टी मिले। क्यों? जब हमें प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा गरज होती है तो सामने वाला इंसान भी क्या उठाता है? फायदा। तो उसने मुझे एक्चुअल कंसिडरेशन बेटा मैंने इस प्रॉपर्टी के लिए कितना पे किया? 21 लाख। अब डिपार्टमेंट देखो क्या बोल रहा है, बेटा तू 21 लाख का जो तेरा एक्चुअल कंसिडरेशन है इसका 10% निकाल। क्या करना है तुम्हें? एक्चुअल कंसिडरेशन का क्या निकालना है बेटा? 10%। एक मिनट बेटा, एक्चुअल कंसिडरेशन का कितना निकालना है? 10%। 10% कितना आएगा बेटा? 2,10,000। और इसको कंपेयर कर 50,000 से जो लॉ मेकर ने लिमिट दी है। ठीक है, इन दोनों में से हायर ले ले। क्या लेना है तुझे? हायर। हायर कितना आया? 2,10,000। हायर कितना आया बेटा? 2,10,000। देखो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, एक्चुअल कंसिडरेशन का कितना लेना है? 10%, और उसको कंपेयर किससे करना है? 50,000 से। अब डिफरेंस हायर अमाउंट कितना आ गया बेटा? 2,10,000। ठीक है, चलो ध्यान से, मैंने प्रॉपर्टी एक्चुअली प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है बेटा? 18 लाख। मैंने ट्रांजैक्शन कितने में किया है? 21 लाख में। ठीक है, बता दोनों का डिफरेंस क्या है? 3 करोड़ ना, सॉरी 3 लाख। 3 लाख है। ध्यान से, कितना है बेटा डिफरेंस? 3 लाख। कौन से वैल्यू का मैंने डिफरेंस लिया? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन। पहले मैंने क्या किया था? पहले फॉर्मूला क्या लगाया था? एक्चुअल कंसिडरेशन का 10%, और उसको किसके साथ कंपेयर किया? 50,000, विच एवर इज हायर। अब जो मेरा हायर अमाउंट आया उसको हमें चेक करना है। किससे चेक करना है? तो आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना है और एक्चुअल कंसिडरेशन, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर ये डिफरेंस अमाउंट तुम्हारे इस हायर से ज्यादा होगा, क्या होगा? ये डिफरेंस अमाउंट तुम्हारे इस हायर से ज्यादा होगा तो ही गिफ्ट माना जाएगा। तो ही क्या माना जाएगा? गिफ्ट माना जाएगा। यानी क्या ये डिफरेंस अमाउंट, हमारा डिफरेंस कितना? 3 लाख, क्या हमारे हायर से ज्यादा है? ज्यादा है ना। इंटायर 3 लाख को क्या मान लो? गिफ्ट, और इसके ऊपर क्या लगा दो? टैक्स। आई बातें समझ में? मैंने क्या बोला? पक्का? दोबारा से बेटा एक बार फॉर्मूला देखो क्या बोला मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले आपको क्या देखना है? देखो चलो अब एक एक स्टेप ध्यान सुनना। लैंड की कीमत कितनी? 2 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी? 20 लाख। सेल्स स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना? 18 लाख। और एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन कितना? 21 लाख। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको लॉ समझा दिया। ठीक है, लेकिन अब रियल लॉ क्या बोलता है? ध्यान सुनना। ये बातें समझ में आई? अब रियल लॉ देखो। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, अगर तुम्हारा एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से क्या है? कम है, तो ही ये वाला फॉर्मूला लगाना जो मैंने अभी आपको बताया। समझा? लेकिन मुझे बताओ यहां पे अपने एग्जांपल में एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 18 लाख। तो कम है या ज्यादा है? ज्यादा है ना। तो ये वाला रूल आप नहीं लगाओगे। ये वाला रूल कब लगाना है? जब आपका एक्चुअल कंसिडरेशन क्या है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है। ठीक है, चलो अब हम पूरा फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आप मुझे बताना क्या करना है। 2007 में बेटा मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसका कॉस्ट था 3 लाख। 2007 में मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसका कॉस्ट कितना था? 3 लाख। 2021 में मैं उसको सेल कर रहा हूं। 2021 में क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं। उस टाइम उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 18 लाख है। कितनी है? 28 लाख है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है बेटा? 28 लाख है।
करेक्ट है। मैंने एक्चुअली में एक्चुअल कंसिडरेशन लिया कितने का? 19 लाख का। एक्चुअल कंसिडरेशन कितने का लिया? 19 लाख का। अब बताओ क्या तुम्हारा एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है? यस, कम है, करेक्ट है। अब वो रूल हम लगा देंगे, ठीक है। अब रूल क्या बोलता है? एक्चुअल कंसिडरेशन का कितना परसेंट निकालो? 10%। तो तुम्हारा एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 19 लाख, उसका 10% कितना आएगा? 1,90,000। और इसको किससे कंपेयर करो? 50,000 से। और इसको किससे कंपेयर करो? 50,000 से। कौन सा वैल्यू लेना है? विच एवर इज हायर, ठीक है। तो हमने 1,90,000 ले लिया। अब क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। बेटा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितने की है? 28 लाख की। तूने कितने में दिया, खरीदा? 19 लाख में। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 9 लाख आ गया ना। अब बताओ क्या ये 9 लाख इस 10% का जो निकल के आया हायर उससे ज्यादा है? ज्यादा है ना। इंटायर 9 लाख के ऊपर क्या दोगे? टैक्स। इंटायर 9 लाख के ऊपर क्या दोगे? टैक्स। समझ में आया? तो ये रूल कब लगाना है? जब आपका एक्चुअल कंसिडरेशन किससे कम है बेटा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। टेक्निकली समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? एक्चुअल कंसिडरेशन किससे कम है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। अगर एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो डिपार्टमेंट को कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। समझ में आया नहीं आया? पक्का। चलो दूसरा एग्जांपल। अब आप मुझे बताना कि ये रूल लगेगा या नहीं लगेगा। सेम एग्जांपल। 2007 में मैंने खरीदा था 3 लाख में। 2021 में मैं इसको सेल कर रहा हूं, ठीक है। जिस टाइम सेल कर रहा हूं उस टाइम बेटा उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 16 लाख, ठीक है। और मैंने एक्चुअल कंसिडरेशन लिया है 19 लाख। एक्चुअल कंसिडरेशन कितना लिया है? 19 लाख। बताओ 10% वाला रूल लगाऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है सर, यहां पे कुछ गिफ्ट थोड़ी दिख रहा। 16 लाख की चीज 19 लाख में खरीद रहा हूं तो डिपार्टमेंट को नुकसान है या फायदा है? फायदा है ना। तो उसको गिफ्ट वो नहीं मानेगा। समझा? चलो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी की? 16 की। एक्चुअल कंसिडरेशन बेटा 15,50,000। क्या कम है? हाँ सर कम है ना। तो अब क्या लगा दोगे रूल? चलो बताओ। पहले क्या करते हैं? एक्चुअल कंसिडरेशन का कितना निकालना है हमें? 10%। बताओ कितना आएगा? 15,50,000 का 10% कितना आएगा? 1,55,000 आएगा। इसको बेटा कितने से कंपेयर करेगा तू? 50,000 के साथ कंपेयर करेगा। विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर। ले लिया तुमने हायर। अब क्या करोगे? सर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन का क्या निकालेंगे? डिफरेंस। तेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है? 16 लाख। एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 15,50,000। डिफरेंस कितना नजर आया? 50,000। क्या ये 50,000 इससे ज्यादा है क्या? नहीं ना। तो नो गिफ्ट। इवन इफ देयर इज ए लेस कंसिडरेशन बट ये गिफ्ट नहीं माना जाएगा, तो टैक्स नहीं लगेगा। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का। फॉर्मूला याद हो गया? चलो बताओ पहले स्टेप में सबसे पहले क्या चेक करोगे कि तुम्हारा एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम होना चाहिए। समझ में आ रहा? दूसरा क्या करोगे? एक्चुअल कंसिडरेशन का 10% निकालोगे और उसको किसके साथ कंपेयर करोगे? 50,000 के साथ। विच एवर इज हायर। अब क्या करोगे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन का क्या निकालोगे? डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस अमाउंट इस हायर से ज्यादा हुआ तो टैक्स लगेगा और ज्यादा नहीं हुआ तो टैक्स नहीं लगेगा। लिख ले इसको स्टेप में। चलो ये वाला रूल कब लगाना है? जब कैसे होगा बेटा? इनएडिकेट कंसिडरेशन, ठीक है। तो चलो इनएडिकेट कंसिडरेशन का क्या लिख ले हम बेटा? रूल। मैं इसका रूल बता रहा हूं। किसका रूल लिख रहे हैं हम? इनएडिकेट कंसिडरेशन का, ठीक है। ध्यान से स्टेप नंबर 1 बताओ क्या करना है? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? एक्चुअल कंसिडरेशन मस्ट बी लेस देन क्या? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। करेक्ट है? एक्चुअल कंसिडरेशन मस्ट बी लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे बेटा? 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन
और ₹50,000 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। समझ में आ रहा क्या बोला मैंने? विच एवर इज हायर, करेक्ट है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या करेंगे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन का क्या निकालेंगे बेटा? डिफरेंस। अब फोर्थ में क्या लिखेंगे? इफ डिफरेंस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ .2, इफ डिफरेंस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ .2, देन क्या माना जाएगा? ये गिफ्ट। देन क्या माना जाएगा? ये गिफ्ट। समझ में आ गया? और अगर लेस होगा तो नो गिफ्ट। ये आ रहा है क्या सौरभ? देखो तो ये जो लिख रहा हूं, इफ डिफरेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ .2, देन नो गिफ्ट। तो यहां पे बेटा गिफ्ट होगा तो क्या लग जाएगा इसके ऊपर? टैक्सेबल, और गिफ्ट नहीं होगा तो नो टैक्स। आया समझ में? फटाफट नोट करो इसको। क्या होगा? श्री समझ में आया? ये पक्का, कोई डाउट नहीं है ना? पहले में हम क्या लिखेंगे बेटा? एक्चुअल कंसिडरेशन मस्ट बी लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन और 50,000 विच एवर इज हायर। थर्ड स्टेप क्या निकालेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन का डिफरेंस। अब क्या चेक करना है कि अगर डिफरेंस जो है वो मोर देन है आपके पॉइंट नंबर 2 की वैल्यू से, तो क्या है वो? गिफ्ट। अगर डिफरेंस जो है वो पॉइंट नंबर 2 की वैल्यू से ज्यादा नहीं है तो क्या नहीं है? वो गिफ्ट नहीं है। ये फुल्ली अमेंडेड है बेटा। अभी इसमें एक और अमेंडमेंट, जल्दी नोट करो। हो गया? डन? चलिए अब पहले बेटा फटाफट हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद मैं इसमें एक और पॉइंट है 20% वाला वो भी समझाता हूं। चलिए एग्जांपल नंबर 1, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 19 लाख, एक्चुअल कंसिडरेशन 16 लाख। चलिए फटाफट बताइए क्या रूल एप्लीकेबल है? यस, रूल एप्लीकेबल है। यस, पहला स्टेप क्या निकालोगे? एक्चुअल का 10%, तो 16 लाख का 10% यानी 1,60,000। इसको किसके साथ कंपेयर करोगे? विच एवर इज, तो 1,60,000 आ गया।
अब क्या करोगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन का क्या निकालोगे, डिफरेंस। कितना है बेटा डिफरेंस, 3 लाख डिफरेंस है। अब बताओ क्या ये 3,160,000 से ज्यादा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, गिफ्ट अमाउंट कितना, 3 lakhs, गिफ्ट इक्वल टू 3 lakhs। करेक्ट है, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। चलो अब बताओ इसी क्वेश्चन में चेंज, अगर मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 19 है लेकिन एक्चुअल कंसिडरेशन जो है वो मेरा 18,50,000 है, तो बताओ क्या रूल लगेगा, यस सर लगेगा। लेकिन क्या हम इसको गिफ्ट मान लेंगे, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। कैसे चेक करेंगे, 10% ऑफ 18,50,000 दैट इज 1,85,000 और किसके साथ, विच एवर इज, तो 1,85,000। अब इसको तो किसके साथ डिफरेंस निकालेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन, कितना डिफरेंस है, 50,000। अब बताओ क्या ये डिफरेंस इससे ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, नो गिफ्ट, नो गिफ्ट। आई बातें समझो, पक्का क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये वाला रूल सिर्फ कब लगाना है, व्हेन आपने इनएडिकेट कंसिडरेशन दिया है, तो विदाउट कंसिडरेशन में ये रूल लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो सीधा हम क्या देख लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। समझ में आ गया, पक्का। चलिए अब इसमें अमेंडमेंट क्या है लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखिए। छोटा सा बेटा, 3-4 लाइन लगेगा। लिखिए नोट क्या है, ध्यान से, इन केस ऑफ सेल ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट, सेल ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट, इन केस ऑफ सेल ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट ऑफ वैल्यू अप टू 2 करोड़, ऑफ वैल्यू अप टू 2 करोड़, in case of sale of residential unit of value up to 2 crore, transaction done between, डेट है बेटा 13th November 2020 to 30th June 2021, then instead of 10% we will take 20%। अभी अपने बेटा डिफरेंस कितना लिया था, 10 ना, लेकिन अब यहाँ को हमें क्या लेना है, 20। 10 की जगह क्या लेना है, 20। ठीक है, ध्यान से क्या बोला मैंने, लेकिन ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन केस ऑफ सेल ऑफ कॉमर्शियल फ्लैट के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेजिडेंशियल यूनिट होना चाहिए, फिर चेक क्या करेंगे कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़। अब महिमा क्या पूछ रहे, अमित सर ये 2 करोड़ कौन सी वैल्यू बोल रहे हो आप, तो बेटा बता, हम टॉपिक किसके लिए पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल यूनिट के लिए ना, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया ना, तो 2 करोड़ में किसकी बात कर रहा हूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, और ट्रांजैक्शन आपने कब किया है बेटा, तीसरा पॉइंट अपन को क्या देखना है कि ट्रांजैक्शन मेरा इस बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 10 की जगह पे कितना लेना है, 20। 10 की जगह पे कितना लेना है, 20। कोई डाउट है रोशनी, 10 की जगह पे कितना लेना है, 20। पक्का, क्वेश्चन करें, एग्जांपल लिख लिया ना सबने। चलो अब एग्जांपल करते हैं तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। डेट याद रखना है, कौन सा डेट बेटा, 13 नवंबर 2020 से लेके 30/6/2021 के बीच में अगर तुम्हारा ट्रांजैक्शन हुआ, बताओ इस दौरान में क्या था, इस दौरान में क्या था, कोविड था ना, इस दौरान में क्या था, कोविड था। तो कोविड के लिए बोला कि ठीक है तुम 20% तक का झोल कर लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस टाइम प्रॉपर्टी सेल कम भाव में हो रही थी। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट का सिर्फ सोचना है, जबकि सबसे ज्यादा लूटा कब है लोगों ने, कोविड के टाइम में। आप मुझे बताओ, अगर आप लोग सोडा पीते हो, सोडा
वो जो लेमन सोडा वगैरह आता है, उसकी कितने की थी? 10 रुपए की थी ना। आज जरा ट्राई करके देखो 12 रुपए की हो गई है। हर एक चीज का प्राइस बढ़ाया। कोई भी चीज ऐसा बता दो जिसका प्राइस ना बढ़ाओ कोविड के टाइम में, लिटरली मैं आज से टीचिंग छोड़ दूंगा। कोई भी ऐसा प्राइस बता दो जो कोविड के टाइम में ना बढ़ाओ। मिल्क का रेट भी 2 हुआ, मिल्क का रेट भी जो प्लेन मिल्क होती है उसके ऊपर 2 रुपए आपने बढ़ा दिए। कोई भी चीज ऐसा दिखा दो जो कोविड के टाइम में कम हुआ हो, कोई भी चीज नहीं। जो फ्लैट बेटा, जो फ्लैट वेंडर की बात करो, जो फ्लैट मैंने 30 का पूछ के रखा था वो आज कितने की हो चुकी है? 50 की। इतना इतना कॉस्ट बढ़ाया है। क्या बोल रहा? चलिए अब ध्यान से बेटा एग्जांपल देखते हैं फटाफट। बेटा मैंने कोई फ्लैट परचेज किया था, पूरा लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। मैंने कोई रेजिडेंशियल फ्लैट परचेज किया था बेटा, कितने में? 30 लाख में। कब परचेज किया था? 2009 में, ठीक है। आज वही रेजिडेंशियल फ्लैट मैं सेल कर रहा हूं बेटा। सेल कब कर रहा हूं? 12 दिसंबर 2020 को मान लो मैंने सेल किया। कब सेल किया? 12 दिसंबर 2020 को। कितने में सेल किया? 90 लाख में सेल किया। कितने में सेल किया बेटा? 90 लाख में सेल किया। उस दिन उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो थी वो 1 करोड़ 20 लाख थी। कितनी थी बेटा? 1 करोड़ 20 लाख थी। चलिए बताइए सॉल्यूशन में, क्या मेरा एक्चुअल कंसीडरेशन लेस है स्टैंप से? यस। तो रूल लगेगा? यस सर, रूल अप्लाई होगा। करेक्ट है। अब बताओ पहला पॉइंट क्या करेंगे? एक्चुअल कंसीडरेशन का कितना? 20% सर। क्यों? क्योंकि रेजिडेंशियल फ्लैट है और डेट भी हमारा उस बीच का है। आ रही बात है सर? एग्जाम में पूरी निगाहें क्वेश्चन की तरफ, आजू बाजू वालों को मत देखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। अभी यहां पे जैसे गलती कर रहे हो, इससे ज्यादा गलती कब होती है? एग्जामिनेशन हॉल में। क्यों? फटाफट लिखना होता है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा सीट का भी पहले हम बेट लगा के रखते हैं ना, सबसे पहले अपन नहीं लेंगे, होता है नहीं। तो 90 लाख का कितना बेटा? 20%। कितना आ गया? 18 लाख आ गया। इसको किससे कंपेयर करेगा? 50,000 से। विच एवर इज हायर। कितना? 18 लाख। अब क्या करोगे? डिफरेंस निकालेंगे। किसका डिफरेंस निकालेंगे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है बेटा 1 करोड़ 20 लाख और एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 90 लाख। डिफरेंस कितना है? 30 लाख। क्या ये 30 लाख इससे ज्यादा है? तो क्या लग जाएगा? कितने अमाउंट के ऊपर? 30 लाख। ये 30 लाख क्या हो जाएगा बेटा? टैक्स। अरे बाबू समझा कि नहीं समझा? समझ में आया? पक्का? अभी बोलू, अभी तो गलत नहीं करोगे आंसर? पक्का ना? देखता हूं, चेहरे से पता चलेगा कौन गलत बोल रहा है। चल बेटा ध्यान से, अपन ने एक रेजिडेंशियल फ्लैट 2009 में खरीदा था, 30 लाख का था। उस फ्लैट को मैंने सेल किया 12 दिसंबर 2020 को 90 लाख में। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस टाइम बेटा उस फ्लैट की हो गई थी 3 करोड़। चलिए बताइए बेटा क्या रूल लगेगा? क्या रूल लगेगा? हाँ सर रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि सेल प्राइस इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो सर रूल लगेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? 20% ऑफ कितना? एक्चुअल 90 लाख का 20% निकालेंगे। पक्का ना? पक्का? 90 लाख का 20%। अमाउंट मत देखो ज्यादा है या कम है, उसको नहीं देखना भाई, वो तो मैंने एग्जांपल ही वैसा बनाया है। क्या 90 लाख का 20% निकलेगा? कितने बच्चे बोल रहे हैं नहीं निकलेगा? पहले बताओ क्या लेस प्राइस है? तो रूल तो लगेगा। ठीक है। अब सेकंड क्या था? 20% निकालना है ना। क्यों? क्योंकि रेजिडेंशियल फ्लैट है, 20% निकालना है ना। निकालेंगे ना 20%? वो निकम्मो क्यों निकालेंगे 20% भाई? वैल्यू 3 करोड़ से ज्यादा हो गई तो 10% वाला फंडा लगेगा। क्या बोला था मैंने उसमें? 3 फिगर को देखियो, कितना वैल्यू होना चाहिए? 2 करोड़ ना। वैल्यू कितनी है? तो तू कितना परसेंट लेगा यहाँ पे?
ये सारी बातें याद रखो। क्या क्या याद रखना है? कौन सी फ्लैट होनी चाहिए? सेल कौन से डेट में करोगे? बोलो। 13th। कौन सा डेट है? डेट 13 नवंबर 2020 से लेके कब तक? 30 जून 2021 के बीच में। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2। तो कितना परसेंटेज काउंट करेंगे? 20। अदरवाइज 10। पक्का? अब उम्मीद करता हूं आप गलत नहीं बोलोगे। पक्का ना? चलिए बेटा, हमने एक कमर्शियल फ्लैट सेल किया है। क्या सेल किया है? कमर्शियल फ्लैट। इसी डेट को सेल किया। सेम वैल्यू कितनी है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 1,20,00,000 है। चलिए बताइए, क्या कम है? रूल लगेगा? यस। हाँ सर, रूल लगेगा। अब कितना निकालेंगे? 20%। कितना? 10%। क्यों? क्योंकि सर आप समझ गए ये कौन सा फ्लैट है? कमर्शियल फ्लैट है। समझ में आ गया? 20% का फंडा कब लगेगा? जब रेजिडेंशियल फ्लैट। 3 कंडीशन। रेजिडेंशियल फ्लैट हो, डेट 13 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ हो, और वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2 करोड़। बातें समझ में आ गई? पक्का? चलिए अब झोल सीखे। चलो अब मुझे बताओ, डिपार्टमेंट ने इन्हीं सेल को भी क्या मान लिया है? गिफ्ट। बस कब? जब हमने सेल प्राइस हमारा क्या हो? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम हो, तभी गिफ्ट माना ना। चलो ध्यान से अब टेक्निकली देखो बेटा, एग्जाम देखो, हम चोरी क्यों सीख रहे हैं? नहीं बेटा, अपन बनने वाले क्या हैं? CMA, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले। क्यों बन रहे हो? झोल झपाटा। वेरी गुड। झोल झपाटा करने के लिए सर, हम पकड़ने तो नहीं जा रहे हैं, हम तुमको सिखाएंगे कि बेटा ऐसे करो। बेटा अपन पकड़ने जा रहे हैं, किसको? ऑडिट करने जाएंगे ना। अपन को चोर को पकड़ना है, तो बेटा चोर को पकड़ना है तो पहले चोरी खुद सीखनी पड़ेगी। जब तक अपन चोरी करना खुद नहीं सीखेंगे, चोर को कैसे पकड़ेंगे भाई? क्योंकि चोर तो हमसे 10 कदम आगे रहेगा। पुलिस वालों को पहले चोरी सिखाई जाती है, तभी तो वो चोर को पकड़ेगा कि भाई चोर कौन सी हरकतें कर सकता है। बिकॉज वी आर ऑल्सो अपन खुद चोर हैं, तभी तो सोच सकते हैं ना कि भाई चोर ऐसी हरकतें कर सकता है, तो अपन उसी रास्ते में सर्च करेंगे ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से बेटा सुनो। आजकल बेटा एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? ओ बेटा सुनो, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, एकदम रियल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं अपना अभिषेक जो है ना, मुंबई का बिल्डर, NNT ग्रुप इसी का है, ठीक है? अभिषेक कौन है बेटा? अपना बिल्डर, करेक्ट है। अब आपने देखा होगा कि बिल्डर्स जो भी बेटा फ्लैट वगैरह बनाते हैं जिस जमीन पे, वो लोग जिस दिन भूमि पूजन करते हैं ना, भूमि पूजन समझते हो ना? वो जमीन की पूजा होती है, फिर वो खुदाई वगैरह करते हैं। मूवीज वगैरह में देखा होगा कि नारियल फोड़ा फिर वो फावड़ा चलाते हैं, तो वैसे ही बेटा अभिषेक ने जिस दिन भूमि पूजन किया, उसी दिन से फ्लैट सेल करना शुरू। अभी तक बना भी नहीं, अभी इससे भूमि पूजन हुआ है, और नालायक क्या बोल रहा है? फ्लैट सेल। ठीक है, इसमें मान लो आप सारे बच्चे, आप सब ने बुकिंग कर ली। अब आपको पता होगा कि जब हम फ्लैट की बुकिंग करती हैं एट द उस टाइम, तो हमें कम भाव में मिलता है ना। तो मान लेते हैं आपने 13 दिसंबर 2021 को, आज का डेट लेते बेटा, उल्टा कर देते हैं, 31 दिसंबर 2021 को अभिषेक ने भूमि पूजन किया और क्या बोला कि ये फ्लैट मैं आपको बना के दूंगा फुल कंप्लीट करके 30 लाख में। कितने में? 30 लाख में। तो अपन एग्रीमेंट बना चुके हैं, लेकिन क्या फ्लैट उसी दिन मिल जाएगा? नहीं। फ्लैट को बनाने में अभिषेक को लग गए बेटा 3 साल। कितने साल लग गए? 3 साल लग गए। अभिषेक ने 3 साल में फ्लैट बना के रेडी कर दिया 31 दिसंबर 2024 को। ठीक है, रेडी हो गया। लेकिन हुआ क्या, 30 लाख में बेटा डन हो गया था। 30 लाख में एक्चुअली हुआ क्या, 31 दिसंबर 2024 को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, अब उसकी वैल्यू हो चुकी है बेटा 50 लाख। कितनी? लेकिन मुझे बताओ, आप लोगों को कितना पैसा देना है एज पर योर एग्रीमेंट? 30 लाख ही, क्योंकि एग्रीमेंट कितनी पे हुई थी? 30 लाख में। अब मुझे बताओ, एज पर डिपार्टमेंट ये
इनएडिकेट कंसिडरेशन हुआ या नहीं हुआ? हो गया। कितने का? 20 लाख का। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बता बेटा, ये इनएडिकेट कंसिडरेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग से कितने का हो गया? 20 लाख का। अब डिपार्टमेंट वो वाला रूल लगा देगा। कौन सा वाला रूल लगाएगा? क्या भाई प्राइस कम है? हाँ सर कम है। तो क्या निकालेंगे? 10% ऑफ 30 लाख। कितना? 3 लाख। इसको किससे कंपेयर कर देंगे? 50,000 से, विच एवर इज हायर। और उसके बाद इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना? सॉरी 3 लाख। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 लाख। क्या ये 20 लाख इससे ज्यादा है? ज्यादा है। मैं तो बर्बाद हो जाऊं? होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सर जिस टाइम फ्लैट बन के तैयार हुई इस टाइम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ गई। अब मुझे बताओ, क्या मैं कोई भी ब्लैक में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं? नहीं ना भाई, मैंने पूरा वाइट ट्रांजैक्शन किया है। 30 लाख की प्रॉपर्टी उसे नहीं बोली थी ना 30 लाख मैं बना के दे दूंगा, लेकिन उसको बनाने में टाइम लगा और उस टाइम उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो इसमें मेरी गलती क्या? नहीं ना। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला? ठीक है बेटा, हम अपनी गलती कबूल करते हैं और आपको एक रिलैक्सेशन देते हैं। क्या बोला? कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन का लेना है? जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन का लेना है? जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था। तो आपको नोट क्या याद रखना है इसमें? एक और नोट हो गया। क्या याद रखना है? कि अगर एग्रीमेंट किया हमने पहले और फ्लैट का पोजीशन हमें बाद में मिल रहा है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी कब का लेना है? जिस टाइम हमने एग्रीमेंट किया। जिस टाइम हमने एग्रीमेंट किया। करेक्ट है? अब सौरभ ने इस चीज को दिल पे लगा लिया। अब देखो झोल कैसे करते हैं लोग। जब डिपार्टमेंट ने ये वाली बेनिफिट बता दी ना कि एग्रीमेंट वैल्यू कब का लेना है? जिस दिन एग्रीमेंट बना। अब देखो लोगों ने दिमाग कितना लगाया। इसलिए बोलते हैं बेटा इंडियंस के पास खुरापाती दिमाग बहुत है। ठीक है, अब देखो दिमाग क्या लगाया। सौरभ है कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब देखो इसने दिमाग क्या लगाया। जितने भी बेटा इंडिया में जितने भी बड़े बड़े लॉयर है ना, और जितने भी नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या फिर नामी कंपनी सेक्रेटरी या नामी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उनके नस नस में चोरी भरी पड़ी है। बड़े लोगों की बात कर रहा हूं बेटा, छोटे लोग नहीं। छोटे लोग तो अभी सीख रहे हैं किसके अंडर में रह के? बड़े लोगों के अंडर में रह के। ठीक है, तो अब सौरभ ने एक तरीका निकाला इसी चीज को झोल करने का। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना बेटा, इनके पास एग्रीमेंट ऑलरेडी स्टैंप जो पेपर आता है ना, वो बैक डेटेड का ये लोग खरीद के रखते हैं। ठीक है, अब सौरभ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोमेश एक बंदा, सोमेश ने ये लॉ पढ़ा। अब इसको तो इतना समझ नहीं है ना, वो आ गया चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, सर कुछ तरीका है क्या? कुछ तो होगा। बोला हाँ है ना। अब ध्यान से देखो सौरभ क्या करेगा। सौरभ ने वो स्टैम्प पेपर 100 रुपये वाला 100 रुपये में खरीद के रखा था। ठीक है, कब से? 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, 2 साल पुराना खरीद के रख लिया। अब सोमेश आ गया किस लिए? क्या लेने के लिए? फ्लैट। और ये वाला प्रोविजन देखा। अब इसको क्या बोला? सर कोई जुगाड़ है क्या? बैक डेट वाला स्टैम्प पेपर मिलेगा क्या? बोलता हाँ मिलेगा ना। 3 लाख। कितना? 100 रुपये के स्टैम्प पेपर का ये कितना चार्ज कर रहा है? 3 लाख। वो क्या बोल रहा है? भाई तू झोल करेगा तो क्या मैं बैठा रहूं? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? करेक्ट है। अब 3 लाख में इसने स्टैम्प पेपर दे दिया। बताओ एग्रीमेंट बना देंगे बैक डेट की? क्लियर है? एग्रीमेंट बना देंगे बैक डेट की। लॉ मेकर ने देखा नालायकों ने तो लूपहोल निकाल दिया। क्या करने लगे? ये बैक डेट का एग्रीमेंट बनाने लगे। तो लॉ मेकर ने फिर एक नया उसमें अमेंडमेंट डाला। तो क्या हम शांत रहेंगे? अमेंडमेंट को भी तोड़ा हमने रामबाण से। ठीक है, अमेंडमेंट क्या निकाला पहले उसको सुनो। बोला कि क्या बोला कि भाई बैक डेट का सिर्फ एग्रीमेंट नहीं चाहिए, कंसिडरेशन भी दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? कंसिडरेशन। सिर्फ लॉ मेकर ने क्या लिखा? क्या दिखाना पड़ेगा? कंसिडरेशन। पैसा दिखा भाई कि तूने एग्रीमेंट जब बनाया था उस टाइम कुछ तो दिए होंगे। सिर्फ लॉ मेकर ने वर्ड क्या लिखा? कंसिडरेशन। अब देखो लोगों की दिमाग कितनी चलती है। अब सौरभ ने क्या बोला? भाई लॉ मेकर ने सिर्फ क्या लिखा है? कंसिडरेशन ना। एक काम कर सोमेश बेटा, तू एक काम कर 100 रुपये 101 रुपये दे। ठीक है, अब सोमेश क्या बोल रहा है? सर मैंने दिए थे कितने? 101 रुपये। उसने तुरंत बजरंगबली को शंकर जी को चढ़ा दी लड्डू। कैसे प्रूफ करूं ये? नहीं ना। अब डिपार्टमेंट को एक कदम और चलना पड़ेगा। डिपार्टमेंट अगेन कंसिडरेशन में अमेंडमेंट लाया। क्या बोला? कंसिडरेशन ऑलवेज अदर देन कैश होना चाहिए। अब कर लो झोल। एक बात मुझे बताओ, हम बैक डेट का स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं, कंसिडरेशन भी निकाल सकते हैं,
लेकिन बैक डेट की एंट्री कैसे मरवाओगे बैंक में? मरवाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा तुम पैसे वाले, बहुत ही ज्यादा अंबानी टाइप, तो बेटा हो सकता है। क्यों? मैनेजर ही अपना है, फिर तो आरबीआई ही अपने अंडर में है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। कपिल शर्मा के शो में बेटा एक बंदा आया था, वो आपने देखा होगा बहुत सारे गोल्ड वोल्ड पहन के आया था। तो उससे कपिल शर्मा ने पूछा आप क्या करते हैं? तो बोला मैं बीकॉम कर रहा हूँ। ठीक है। तो बोलते हैं आप कॉलेज जाते हैं क्या? तो बोलता है कॉलेज ही अपना है, तो कहाँ जाऊँ मैं? समझ में आ रहा? ऐसे ही बेटा। तो अब देखो, अब पूरा लॉ क्या बन गया कि अगर तुमने एग्रीमेंट बनाया है तो कौन सी वैल्यू लेनी है? एग्रीमेंट वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, और क्या देना है उसके साथ? कंसिडरेशन। लेकिन कंसिडरेशन ऑलवेज कैसा होना चाहिए? अदर देन कैश। ठीक है, लिख ले इसको, लिखिए थर्ड अमेंडमेंट लिखो। इन अ केस, इन केस ऐसा लिखो, इन केस where the date of agreement, where the date of agreement, in case where the date of agreement to purchase the house property, house property मत लिखो, सीधा लिखो property, to purchase the property, fixing the consideration, fixing the consideration and date of registration are different, date of registration are different, comma, then tax liability will be determined, tax liability will be determined with reference to the stamp duty value on the date of agreement, on the date of agreement, not from the date of registration, not from the date of registration, not from the date of registration। आ गई बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? तो सिंपल याद क्या रखना है कि अगर हमारा डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट अलग है और हमारा रजिस्ट्रेशन का डेट अलग है, तो हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन का लेना है? एग्रीमेंट, ना कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई बातें समझ में? चलो यहां तक पहले रिकैप करते हैं। अपन ने क्या चैप्टर शुरू किया था? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में, मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल। मनी में क्या क्या चीज लिया था? कैश, चेक और ड्राफ्ट, विदाउट कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ 50,000। करेक्ट है? सेकेंड पॉइंट आ जाइए। सेकेंड में हमने क्या लिया था? मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या था? शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, इसमें 2 बातें, और बुलियन था, इसमें 2 बातें, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिकेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ 50,000। क्लियर है? कौन सी वैल्यू लेनी है? फेयर मार्केट वैल्यू। किस दिन की? जिस दिन गिफ्ट दे रहे हो। करेक्ट है? इनएडिकेट कंसिडरेशन में क्या चेक करना है? डिफरेंस। किसका डिफरेंस? मार्केट वैल्यू यानी फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस कितने से ज्यादा हो गया तो क्या लग जाएगा आपके ऊपर? टैक्स। करेक्ट है? अब आते हैं कौन सा बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। कितनी बातें? 3 बातें, लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, अगेन इनएडिकेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। यहां पे कौन सी वैल्यू चेक करनी है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। कौन से दिन का?
जिस दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, जिस दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। हमने क्या पढ़ा कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो गया तो ऐसा कब होगा, जब विदाउट कंसिडरेशन होगा, तो इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल, करेक्ट है। लेकिन इनएडिकेट कंसिडरेशन होगा तो हमने क्या बोला था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल प्राइस, उसका डिफरेंस कितने से ज्यादा होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा। लेकिन डिपार्टमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया, बोला 10% तक का वेरिएशन चलेगा, ठीक है, इन एनी फ्लैट। लेकिन 20% सब सिर्फ कब लेना है, जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ तक का हो, एंड ट्रांजैक्शन कब हुआ हो, 13 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ हो तो कितना लेना है, 20%। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि अगर आपका एग्रीमेंट वैल्यू और एग्रीमेंट के डेट का स्टैम्प वैल्यू और रजिस्ट्रेशन के डेट का स्टैम्प वैल्यू, दोनों डेट क्या है बेटा, डिफरेंट है, तो आपको वैल्यू कौन सा कंसीडर करना है टैक्स के लिए, जिस दिन आपने एग्रीमेंट बनाया था, ठीक है। अब बताओ वेरिएशन वाले पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या देखना है, एक्चुअल कंसीडरेशन स्टैंप ड्यूटी से कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसका 10% निकालोगे, एक्चुअल कंसीडरेशन का 10%, उसको किसके साथ कंपेयर करोगे, 50,000 के साथ, विच एवर इज हायर। अब हायर को क्या करोगे, कंपेयर करोगे किसके साथ, डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, एक्चुअल और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस। अगर जो डिफरेंस है वो इस हायर से ज्यादा आ गया तो टैक्स लगेगा, कम आ गया तो टैक्स नहीं लगेगा, मतलब गिफ्ट नहीं माना जाएगा, समझा। अब आप बोलोगे अमित सर ठीक है, हमें गिफ्ट की सारी प्रोविजन समझ में आ गई, सर क्या कोई ऐसा केस है जहां पे गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। यस बेटा, अब लिखो, गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल इन द फॉलोइंग केसेस, गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल इन द फॉलोइंग केसेस। कहां कहां पे बेटा गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा, लिख लिया हेडिंग, गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला लिखिए, रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिसीव फ्रॉम रिलेटिव एट एनी टाइम। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा, गिफ्ट नॉट टैक्सेबल। पहला मैंने क्या बोला, रिसीव फ्रॉम रिलेटिव एट एनी टाइम। अगर आपको रिलेटिव गिफ्ट देना, कभी भी मना बिल्कुल नहीं करने का, उनसे तो ज्यादा लूटो, ठीक है, वेरी गुड। तभी तो बेटा गिव एंड टेक कंसीडर किया डिपार्टमेंट ने, समझ में आ गया। अदर देन रिलेटिव, अदर देन रिलेटिव, ओनली ऑन द ओकेजन ऑफ बर्बादी, मैरिज, ओनली ओकेजन ऑफ बेटा क्या, मैरिज, करेक्ट है। आप चाहो तो इसको बर्बादी लिख सकते हो, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। पहला मैंने क्या बोला, पहला क्या लिखा बेटा मैंने, रिलेटिव से कब रिसीव करोगे, कभी भी रिसीव कर लो। अदर देन रिलेटिव, ध्यान से, दोस्तों को आज से बिल्कुल मना कर देना कि बर्थडे पे कुछ लेके आइयो, बिल्कुल। उसको सीधा बोलो इंटरेस्ट के साथ शादी के टाइम पे सीधा क्या दे देना, 2 BHK का फ्लैट दे देना, करेक्ट है, इंटरेस्ट के साथ सब कुछ क्लियर है। फ्लैट, अब मुझे बताओ, फरारी देगा तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि फरारी तो प्रॉपर्टी में वैसे ही नहीं आती। ऐसा दो जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती हो और मेरे हैंड में क्या हो, एग्जाम्प्ट हो। फरारी लूंगा तो मेरे लिए बर्डन ही है भाई, 2 या 3 का माइलेज है, पेट्रोल कौन भराएगा उतना, समझ में नहीं आ रहा, वो बातें समझ में आ रही। अब जो है ना कुछ दिनों बाद बेटा, कुछ दिनों बाद डॉडी में ये सिस्टम चलेगा, बाइक के साथ जब तक बाइक का लाइफ है 15 साल का पेट्रोल का चेक PDC दे दो,
पीडीसी चेक 100 लीटर के हिसाब से दे दो। आजा बेटा, ये समझ में आ गया? ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। अब बेटा ध्यान से, अंडर अ विल, अंडर अ विल वसीयत के तौर पे मिला है तुझे। किसे मिला है बेटा? वसीयत। इसको इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो बेटा, होता है ना, दादा की प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मान लो एक लेबर है, रामू काका, ठीक है। अब फेमस है बेटा वो रामू काका, मेरे घर में एक लेबर है। मैंने रामू काका को क्या बोला? मेरे सारे नालायक नालायक ही हैं, मतलब मेरे सारे जो चिल्लर हैं वो सब क्या है? नालायक हैं। आपको मैं अपनी प्रॉपर्टी मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का वारिस आप ही हो। एक बात मुझे बताओ, ऐसा रामू काका को कब बोल रहा हूं? जब मैं मरने के टाइम जा रहा था ना, तो मैंने उनको क्या दे दिया? इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में क्या दे दी बेटा? प्रॉपर्टी दे दी। तो बोला उसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ सर, नॉमिनी का पहले एक्सीडेंट हो जाता क्या करेगा? हाँ, नॉमिनी चला गया पहले तो बेड़ा गड़क। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, जिनसे कभी कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम। रिसीव किससे कर रहे हैं बेटा? हम लोकल अथॉरिटी से। इनसे कभी कोई उम्मीद मत रखना कि ये गिफ्ट देने वाला इंसान है। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम एनी फाउंडेशन और ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। अगर कोई फाउंडेशन है या ट्रस्ट है 12AA में रजिस्टर्ड है, जैसे साईं बाबा ट्रस्ट, ठीक है, या इसमें ज्यादातर बेटा मंदिरों के ट्रस्ट वगैरह आते हैं, समझा? नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम एनी फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एक्सेट्रा। स्कूल वालों से उम्मीद मत करना देखो। अंडर सेक्शन 1023C, समझा? इतने जगह से अगर तुझे गिफ्ट मिल रहा है तो क्या हो जाता है बेटा? एग्जम्प्ट। ठीक है। अब बोलोगे अमित सर रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, बात समझ में आई? अदर देन रिलेटिव से सिर्फ कब लेना है तुझे? ऑन द ओकेजन ऑफ शादी। अब मैरिज में पूरा सिलसिला आता है बेटा, मैरिज में पूरी, सिर्फ क्या नहीं आएगा? मैरिज एनिवर्सरी नहीं आएगा, बाकी उसका संगीत, मेहंदी जो भी होता है, साथ फेरे वगैरह सब आएंगे। अंडर अ विल, वसीयत के तौर पे, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, लोकल अथॉरिटी, फ्रॉम एनी फाउंडेशन, ट्रस्ट और फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन सब से अगर गिफ्ट आपको मिलता है तो क्या हो जाएगा बेटा? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? करेक्ट है? पढ़े रिलेटिव? हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखना तो भी, कोई भी हो, शादी के टाइम पे सब कुछ फ्री है। नहीं, कभी भी रिलेटिव से कुछ भी लेना। रिलेटिव से तो कभी भी कुछ भी लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कुछ भी। अभी इसके ऊपर हम बहुत बड़ा डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान से आजा बेटा। अब हम किसका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? रिलेटिव का। ओ ध्यान, इधर रिलेटिव, ठीक है। चलो एसएससी में चलो, मैं अपना नाम ले लेता हूं, प्रियंका का नाम ले लो। छोटी सर, हाँ छोटी। एसएससी कौन है बेटा अपने क्लास की? छोटी। अब देखो छोटी के लिए रिलेटिव कौन कौन होंगे? सबसे पहले छोटी की बर्बादी, मतलब स्पाउस। क्या? स्पाउस। सबसे पहले कौन बेटा? स्पाउस। करेक्ट है। अब आ जाइए, अब छोटी के किसको लेना है बेटा?
मम्मी पापा मॉम डैड भाई भाई सिस्टर कई बार सीधे लोग सिस्टर। अरे करने और तुम्हारे घर में नहीं है तो क्या मैं लिखूं ना? भाई लिखा होगा सर। क्या क्या बोला मैंने बेटा? मॉम डैड भाई बहन, करेक्ट है। अब जितने भी लोग लिख रहा हूं ना सबके स्पाउसेस तो आएंगे ही आएंगे। अब साथ में छोटी के स्पाउस है ना, जो इनका स्पाउस है ना बेटा, स्पाउस स्पाउस के भी मॉम सास डैड भाई सिस्टर देवरानी ब्रो। ध्यान से बेटा, स्पाउस के कौन कौन कवर्ड है? मॉम डैड भाई और बहन, करेक्ट है। अब जितने भी लोग बोल रहा हूं ना बेटा सबके स्पाउसेस 100% आएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला, जो एसएससी है ना और एसएससी का जो स्पाउस है, इन दोनों का लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। ध्यान से अब बोलोगे अमित सर ये लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा। असेंडेंट में आएगा आपका फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, बस इससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया ये। सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, करेक्ट है? कोई डाउट? तो देखो रिलेटिव में कौन कौन आ रहा है? एसएससी, उसके पापा मम्मी भाई बहन, एसएससी के स्पाउस के पापा मम्मी भाई बहन, और दोनों के असेंडेंट और डिसेंडेंट। असेंडेंट में कौन? फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। डिसेंडेंट में कौन? सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। बस एक चीज का दुख है, दादी को क्यों नहीं लिया? फादर है ना भाई, मदर भी होना चाहिए। चलो ठीक है, मदर तो यहाँ पे कवर्ड है, वो तो उनकी लेकिन हो जाएगा। ग्रैंड मदर। अब पता डिपार्टमेंट ने इतना क्यों नहीं लिखा, सीधा बोल दिया जितने भी लोग इधर लिखे हैं ना सबके स्पाउसेस, तो कवर हो गया ना सब। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? मतलब देखो यहाँ पे सन है ना, बेटी की वाइफ भी आ गई, मतलब पोते की वाइफ भी आ गई, पर पोते की वाइफ भी आ गई। जो पहला भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब वो एक का अपने ऊपर चलता है। वो बेटा क्लियर हुआ? ये है अपन का क्या, रिलेटिव का प्रोविजन। बताओ यहां तक कोई डाउट बेटा? पक्का ना? चलो आगे, हाँ चलो फटाफट इसका फोटो ले लो बेटा, ये तो याद रखने वाली बात है। चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन बेटा पढ़ने वाले, ध्यान से सुनना। बस एक छोटी सी बात रह गई है, नहीं इसमें एक छोटा सा एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। क्या क्या लिख लिया हमने बेटा? मॉम, याद हो गया ना? कोई भी सब अपना अपना एग्जाम्पल ले लो। मेरे पापा मम्मी भाई बहन, स्पाउस के पापा मम्मी भाई बहन, मेरे असेंडेंट स्पाउस के असेंडेंट, मेरे डिसेंडेंट स्पाउस के डिसेंडेंट। असेंडेंट में फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। डिसेंडेंट में सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, और सबके स्पाउस। सबकी बर्बादी कवर्ड है। सोचो नालायक नाम कितना फेमस हो गया। तो अच्छा नाम दे के फेमस कर दे, छोटी का नाम छोटू कितना अच्छा नाम है भाई। और सोचो छोटा या छोटी लाडला होता है सबका, अच्छा है। इसके घर की भी रानी है। तो बस मिट्टी है। रानी विक्टोरिया। बेटा डन। चलो आगे, चलो प्लीज। हाँ प्लीज, तूने मतलब कोई अब ध्यान से बेटा, अब एक पूरा हम क्वेश्चन करते हैं जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बस इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या लगाना है? दिमाग। क्या नहीं लगाना है? दिल। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। मान लो अपना अभिषेक, नहीं छोटी, बेटा छोटी ने सब छोटी को, छोटी ने किसको बेटा? अपने से छोटी को
सब छोटी ये कैटेगरी भी है। उसके मैरिज पे एक फ्लैट गिफ्ट किया, ठीक है। जिस दिन गिफ्ट किया ना, मान लेते बेटा मैरिज आज ही हुई है 31 दिसंबर 2021 को, ठीक है। आज के दिन उस फ्लैट की कीमत बेटा 2 करोड़ है। फ्लैट की कीमत कितनी है? 2 करोड़। चलो जल्दी से बताओ, क्या सब छोटी की हैंड में टैक्स लगेगा? नहीं सर, वो तो दोनों आपस में सिस्टर है ना, इसकी बहन है, रिलेटिव के डेफिनेशन में आ गई, तो नो टैक्स। चलो, तो इसका मतलब नो टैक्स ऑन सब छोटी, करेक्ट है। इसके ऊपर बेटा कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो फ्लैट इसको मिला था उसको सेल किया। क्या कर दिया? सेल किया। कब सेल किया? एक डेट लेते हैं, 31 दिसंबर 2025 को सेल कर दिया, ठीक है। कितने में सेल किया बेटा? 22 ही लेते हैं, चलो दिल क्यों तोड़ना। 31 दिसंबर 2022 को क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया। कितने में? 2 करोड़ का फ्लैट था, इस नलायक ने 3 करोड़ में सेल किया। कितने में? 3 करोड़। 3 करोड़ में। अब ध्यान से बेटा एक एक बातों को समझना। छोटी ने किसको गिफ्ट दिया? अपने रिलेटिव को दिया। एक बार बताओ, क्या छोटी को कुछ मिला? उसको तो दर्द ही दर्द है ना भाई, क्यों दिया मैंने। अब मुझे बताओ, इसको तो ऑलरेडी दर्द है, गम में है, क्या डिपार्टमेंट इसके ऊपर दोबारा गम लगाएगा? नहीं ना। क्यों भाई, क्यों टैक्स लूं? तुझे कुछ मिला क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब छोटी ने इसको फ्लैट दिया तो वो इसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इधर से कुछ कंसिडरेशन मिला नहीं है। अच्छा बताओ, क्या सब छोटी के हैंड में टैक्सेबल होगा? नहीं सर, रिलेटिव से मिला है तो इसके हैंड में भी एग्जाम्प्ट। सर फिर तो डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा नुकसान। कोई बात नहीं, लॉ डिपार्टमेंट नहीं बनाया है, ठीक है। इन दोनों ने गिफ्ट खेल लिए, ठीक है। अब सब छोटी को मजा नहीं आ रहा है इस गिफ्ट में खेलने में। इसने क्या किया बेटा? सेल किया। किसको? ध्यान से सुनना, सेल किसको किया? सेल किया किसी मिस्टर सी को, जो उसका फ्रेंड था। करेक्ट है। सेल किसको किया? किसी मिस्टर सी को, जो उसका कौन था? फ्रेंड था। अब बताओ, क्या ये रिलेटिव है? नहीं है ना। अच्छा, सेल कितने में किया? 3 करोड़ में। तो अब मुझे बताओ, क्या अब इसके हैंड में टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा। लेकिन मुझे बताओ, ये अपना सेल प्राइस कितना बताएगी? 3 करोड़। लेकिन उसके लिए कोई कॉस्ट था क्या? नहीं ना। तो पता है कॉस्ट किसका वाला लेंगे? छोटी वाला। इसने कितने में खरीदा था? इसने कितने में खरीदा था? समझ में आ गया? नहीं आएगा? यही सेम टॉपिक बेटा कैपिटल गेन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा? तो अब मैंने इसमें एग्जांपल से क्या समझाया? सर मेरे को भी गिफ्ट में मिला हो तो आपको भी नहीं लगेगा, बस रिलेटिव से मिलना चाहिए। अब ध्यान से, अगर गिफ्ट मिला है तो जो ट्रांसफर ही होता है, मतलब डोनी होता है, उसके हैंड में कॉस्ट क्या माना जाएगा? निल। लेकिन कॉस्ट किसका लेना है? कब? ऐसा तब लेना है जब वो आगे क्या कर रहा है बेटा? सेल कर रहा है। करेक्ट है। चलो ये इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से, मान लो छोटी ने सब छोटी को सेल किया, लेकिन सब छोटी अब इस बार सिस्टर नहीं थी, फ्रेंड। कौन थी बेटा? फ्रेंड। तो क्या हो गई? अदर देन रिलेटिव। तो अब इसके हैंड में 2 करोड़ की वैल्यू है बेटा, टैक्सेबल। अब मुझे बताओ, जब ये 2 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करेगी तो अब ये क्या बोलेगी? मेरे लिए कॉस्ट कितना? 2 करोड़। और अब अगर ये 3 करोड़ में सेल कर रही है तो माइनस कितना करेगी? 2 करोड़। और क्या बोलेगी? 1 करोड़ के ऊपर मैं क्या दूंगी? टैक्स। अल्टीमेटली बताओ, सब छोटी ने 3 करोड़ के ऊपर डिपार्टमेंट को टैक्स दिया या नहीं दिया? भाई 2 करोड़ के ऊपर तो तब दिया जब मैंने गिफ्ट लिया था, ठीक है। और 1 करोड़ के ऊपर कब दिया? जब मैंने सेल किया उसको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मैं इस एग्जांपल से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो डोनी के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, तो डोनी के लिए कॉस्ट भी क्या होगा? निल। लेकिन जब डोनी उसको सेल करेगा तो डोनी कॉस्ट माइनस करेगा। किसका वाला? डोनर वाला कॉस्ट। अब मुझे बताओ, कॉस्ट अगर डोनर का ले रहा है तो पीरियड भी किसका लेगा? डोनर का। भाई डोनर ने कब खरीदा था और कब मैं सेल कर रहा हूं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन अगर
डोनी को जो गिफ्ट मिला है वो नॉन रिलेटिव है, तो उसके हैंड में टैक्स लगेगा। कब? जब वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगा तो उसके हैंड में टैक्स एट द टाइम ऑफ गिफ्ट लग गया। अब अगर वो फर्दर सेल कर रहा है तो उसके लिए कॉस्ट कितना? जितने अमाउंट के ऊपर आपने टैक्स दिया था एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, तो वो आपके लिए क्या माना जाएगा? कॉस्ट। समझ में आ गया ना? अपने वाले एग्जांपल में कितना कॉस्ट माना जाएगा? आ रही ये बातें समझ में या नहीं? बस ये पॉइंट मुझे बताना था। क्लियर हो गया? तो याद क्या रखना है कि जब रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो नो डाउट डोनी के हैंड में गिफ्ट क्या होता है बेटा? एग्जम्प्ट होता है। तो डोनी के हैंड में उस टाइम तो गिफ्ट एग्जम्प्ट हो गया, लेकिन जब डोनी फर्दर सेल करेगा तो डोनी कॉस्ट कौन सा लेगा? डोनर वाला। सेल प्राइस तो वो अपना ही लेगा, लेकिन कॉस्ट किसका लेगा? डोनर वाला। आ रही है बातें माथे में जा रही है नहीं? और दूसरा मैंने क्या बोला? अगर जिसको तुमने गिफ्ट दिया है वो नॉन रिलेटिव है तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगा? जितने अमाउंट के ऊपर उसने टैक्स दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब जितने में उसको सेल की गई उसी के ऊपर वो क्या देगा? टैक्स। तो उसको वही कॉस्ट माना जाएगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? क्लियर हो गया? इसी के साथ बेटा हमारा गिफ्ट का टॉपिक पूरा खत्म। ये था हमारा टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट। आ गया पूरा अच्छे समझ में? फटाफट 2 मिनट में रिकैप कर ले पूरा। चलिए आ जाइए। चैप्टर का हम कौन सा पढ़ रहे थे? टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। पहला पॉइंट, कौन से हेड में टैक्सेबल होता है? अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। गिफ्ट के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मनी के कितने? कैश, चेक और ड्राफ्ट। ऑलवेज किस फॉर्म में? विदाउट कंसिडरेशन। 50,000 से ज्यादा क्या हो जाएगा? 50,000 कब देखेंगे? पूरे साल में। और ध्यान से, जब भी तुम गिफ्ट का क्वेश्चन एग्जाम में करते हो तो पहले कैटेगरी बना लो। मनी का गिफ्ट अलग, सारे मनी मिला के 50,000। मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट अलग, सारे मूवेबल प्रॉपर्टी मिला के 50,000। इमूवेबल का अलग, सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला के 50,000। लेकिन उसमें भी अदर कैटेगरी बनाओ, क्योंकि मूवेबल के 2 थे, विदाउट और इनएडिकेट, और इमूवेबल के भी 2 थे, विदाउट और इनएडिकेट। अब हमने क्या पढ़ा था? मूवेबल में अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा तो 50,000 से ज्यादा, इनएडिकेट होगा तो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा। किसका डिफरेंस? एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू। और अगर इनएडिकेट ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो विदाउट होगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा, और इनएडिकेट होगा तो एक्चुअल और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा। लेकिन गवर्नमेंट ने कितने का रिलैक्सेशन अलाउ कर रखा है? 10%। रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए 20%। लेकिन कब? जब कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ हो? 13 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो। अच्छा बताओ, ये डिफरेंशिएशन वाला हम कैसे निकालते हैं? पहले क्या देखेंगे? क्या तुम्हारा एक्चुअल प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है या नहीं? अगर कम है तो ही ये रूल लगेगा, ज्यादा होगा तो नहीं लगेगा। ठीक है? फिर सेकंड में क्या करते हैं? एक्चुअल प्राइस का 10%, उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? 50,000, विच एवर इज हायर। और फिर उस हायर से हम क्या निकालते हैं? टैक्स। कैसे निकालते हैं? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल प्राइस का डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस उस हायर लिमिट से ज्यादा है तो टैक्सेबल, कम है तो नॉट टैक्सेबल बिकॉज नॉट अ गिफ्ट। करेक्ट है? दूसरा, अगर हमारा एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट दोनों अलग अलग है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब का लेना है गिफ्ट के लिए? एग्रीमेंट डेट का। एग्रीमेंट डेट का। आ रही बातें समझ में? चलिए, गिफ्ट कब कब टैक्सेबल नहीं होता है? जब रिलेटिव से मिला हो, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिला हो, किसी से भी रिलेटिव भी आ जाएंगे उसमें। ठीक है? फिर किसी यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन या ट्रस्ट से मिला हो 1023C वाला, और लोकल अथॉरिटी से मिला है, और विल के तौर पे मिला है, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिला है, तो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। फिर हमने रिलेटिव का डेफिनेशन क्या पढ़ा? असेसी का स्पाउस, असेसी के पापा मम्मी भाई बहन, स्पाउस के पापा मम्मी भाई बहन। असेसी का असेंडेंट और डिसेंडेंट, स्पाउस के असेंडेंट और डिसेंडेंट। असेंडेंट में फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। डिसेंडेंट में सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। करेक्ट है? बताओ, इससे सिंपल कोई टॉपिक हो सकता है क्या? याद हो गया ना? कब तक? आज के लिए तो सर हाँ है, वो बेटा अगली क्लास में जब पूछूंगा तब पता चलेगा।